आज हम समंकों का संकलन, कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा। समंकों के संकलन में सामान्य विवेक मुख्य आवश्यकता है और मनुष्य और अनुभव ही उसका मुख्य शिक्षक है। प्रोफेसर बाउले ने इस संबंध में ठीक ही कहा है कि समंकों के संकलन में सामान्य विवेक प्रमुख आवश्यकता होती है और अनुभव मुख्य इसका शिक्षक होता है। हमारे सांख्यिकी में ये कहा जाता है कि समंक ही वे ईंटें होती है जिससे सांख्यिकी रूपी भवन का निर्माण होता है। अर्थात समंक जितने अच्छे और मजबूत होंगे, हमारा भवन अर्थात जो पत्र वगैरह ईंट पत्थर लगाते हैं विधिवत लगाएंगे तो भवन उतना ही मजबूत होगा। उसी प्रकार से समंक भी हमारे अगर बड़े सटीक होंगे, विश्वसनीय होंगे, तो हमारी सांख्यिकी जो हम निर्णय लेंगे, जो हम निर्णय निकालेंगे या जो उसके निष्कर्ष निकालेंगे वो अधिक सटीक और वास्तविकता के करीब होंगे। सांख्यिकी अनुसंधान के आयोजन के बाद अगला कदम जो हमारा होगा, समंकों के संकलन करना होता है। समंक संकलन का एक महत्वपूर्ण क्रिया है, क्योंकि अनुसंधान जब भी अपन शोध करते हैं, अनुसंधान के लिए समंक मूलधार होता है और उसकी सफलता और असफलता पूरी तरह से समंकों पर निर्भर करती है। समंकों की पर्याप्तता एवं उनमें शुद्धता होना बहुत ज़रूरी है ताकि उनसे सही निष्कर्ष प्राप्त किया जा सके। अतः यह कहना आवश्यक न होगा कि समंकों का संकलन करते समय सावधानी, सतर्कता, दृढ़ता, विश्वास, निष्पक्षता और धैर्य के साथ काम लिया जाना चाहिए, ताकि समंकों के रूप में एकत्र जो कच्ची सामग्री कहीं अशुद्ध व अविश्वसनीय न हो जाए। अगर ये अशुद्ध और अविश्वसनीय रहती है तो समंक हमें एक प्रकार का भ्रामक निष्कर्ष निकलता है जो उचित ठीक नहीं है। समंक दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक समंक और द्वितीयक समंक, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी जो डाटा होता है प्राथमिक समंक होते हैं। प्राथमिक समंकों से अभिप्राय उन समंकों से जिन्हें अनुसंधान या शोधकर्ता स्वयं किसी विशिष्ट उद्देश्य से एकत्र करता है। दूसरे शब्दों में वे समंक जो किसी सांख्यिकी अनुसंधान के लिए या शोध के लिए, अपने किसी विषय वस्तु के लिए किसी शोधकर्ता या एजेंसी द्वारा मौलिक रूप से पहली बार एकत्र किए जाते हैं, प्राथमिक समंक कहलाते हैं। प्राथमिक समंकों के संकलन की योजना मौलिक होती है और प्राथमिक समंक मौलिक अनुसंधान का ही परिणाम होता है। उदाहरण के लिए आप देख लीजिए, देश में औद्योगिक श्रमिकों का जीवन स्तर के बारे में जो डाटा आएगा, किसी महिला उत्पीड़न के बारे में जो डाटा आएगा, गरीबी रेखा से नीचे जो डाटा आएगा, मृत्यु का जो डाटा आएगा, जीव डाटा आएगा, जो वास्तविकता से परे बिल्कुल सटीक होते हैं, तो वे प्राथमिक समंक कहलाएंगे, जिनको अपन मौलिक रूप से एकत्र करते हैं। द्वितीयक समंक में वे हैं जो पहले से ही अन्य व्यक्तियों या अन्य संस्थाओं या किसी विशेष उद्देश्य के लिए एकत्र किए जा चुके हैं और जो शोध करता है, अनुसंधान करता है, केवल उसका प्रयोग करता है। अतः ऐसे समंक नए एवं मौलिक नहीं होते हैं। अनुसंधान करता उन्हें स्वयं एकत्र नहीं करता है, एक शोधकर्ता उन्हें स्वयं एकत्र नहीं करता है, बल्कि दूसरे लोगों द्वारा एकत्र किए गए समंकों का स्वयं के लिए प्रयोग करता है। जैसे सरकार द्वारा जो एकत्र आंकड़े होते हैं, जैसे लेबर के समंक है, महिला उत्पीड़न के आंकड़े हैं, जो अपने हिसाब से करता है, वो एक प्रकार अपन ले सकते, मतलब किसी साहित्य ग्रंथ के द्वारा या किसी संस्था द्वारा जारी आंकड़े होते हैं, वो द्वितीयक समंक कहलाएंगे। प्राथमिक और द्वितीयक समंकों में अंतर। प्राथमिक और द्वितीयक समंकों में अंतर केवल अवस्था या सापेक्षता, रिलेटिविटी का है, प्रकृति का नहीं। एक ही प्रकार के समंक यदि एक व्यक्ति के लिए प्राथमिक और दूसरे व्यक्ति के लिए द्वितीय हो जाते हैं। सामान्यतः समंक जिस एजेंसी द्वारा पहली बार एकत्र किए जाते हैं उनके लिए वो प्राथमिक होते हैं, किंतु जब वो समंक किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रयोग जाते हैं वो उसके लिए द्वितीयक हो जाते हैं। उदाहरण के लिए भारतीय आर्थिक सलाहकार द्वारा प्रकाशित मूल्य संबंधी आंकड़े जो प्राथमिक होते हैं, किंतु वही समंक जब लोगों के लिए आते हैं और जब अलग अलग शास्त्री अपने एक शोध निबंध वगैरह लिखने में या अपने संपादक लिखने में प्रयोग करते हैं तो द्वितीयक हो जाते हैं। तो प्राथमिक एवं द्वितीयक समंकों के बीच में जो अंतर है इस प्रकार है। प्राथमिक समंक मौलिक होते हैं, मतलब ओरिजिनल होते हैं, और वे सांख्यिकी विधियों के लिए कच्चे माल की भांति होते हैं। इसके विपरीत द्वितीयक समंक मौलिक नहीं होते हैं, क्योंकि उन्हें पर सांख्यिकी यंत्रों का एक बार प्रयोग किया जा चुका है, यंत्रों मतलब विधियों का, इसलिए वे निर्मित माल सेकेंडरी गुड्स की भांति काम आते हैं। मतलब निर्मित माल होता है एक प्रकार का तैयार माल होता है। दूसरा अंतर, प्राथमिक समंक शोधकर्ता द्वारा प्राथमिक रीति के अनुसार संपूर्ण क्षेत्र या समूहों को संकलन करने की बहुत सारी रीतियाँ प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान भी होता है।
इस रीति के अंतर्गत शोधकर्ता स्वयं अनुसंधान के क्षेत्र में जाता है, जो उसका एरिया होता है, क्षेत्र होता जाता है, खुद वो सूचनादाता से प्रत्यक्ष रूप से व्यक्तिगत संपर्क करके सूचना प्राप्त करता है। इसको प्रत्यक्ष रीति कहते हैं। इसको व्यक्तिगत अनुसंधान भी कह सकते हैं। इस रीति का प्रयोग जब छोटा एरिया होता है उसके लिए प्रयोग किया जाता है, ज़्यादा बड़े एरिया में काम नहीं होती है। जब इसमें मौलिकता होती है, उसका एक छोटा होता है, एक छोटी सी एरिया होता है, कब किया जाना चाहिए? इसका जो एरिया सीमित हो, छोटा एरिया हो, स्थानीय प्रकृति का हो, समग्र मौलिकता और शुद्धता की आवश्यकता होती हो, जब अनुसंधान योजना की सूक्ष्मता के लिए देखने में हो, उसके व्यक्तिगत अनुभव, तीक्ष्ण बुद्धि, सतत निरीक्षण की आवश्यकता होती है, तब होना चाहिए। जब समूहों का गोपनीय रखना हो, सीमित क्षेत्र में मजदूरी, जैसे मजदूर का रहन सहन है, पारिवारिक स्थिति है, बेरोजगारी है, प्रवृत्ति इत्यादि होता है। जो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान की जो रीति है प्राथमिक, उसकी जो गुण है इसकी प्रणाली के, इसमें शुद्धता होती है, विश्वसनीयता होती है और विस्तृत सूचनाओं को प्राप्त किया जा सकता है। इसमें एक प्रकार से जो व्यक्ति सूचना प्राप्त करता है उसमें वो सजगता से करता है। ये लचीलीदार होती है। जैसे अपन किसी से आंकड़े ले रहे हैं, प्रॉब्लम दे रहे हैं, तो उसको अपन मन चाहे ढंग से सूचना प्राप्त कर सकते हैं। सार्थक, और ये सार्थक भी होते हैं क्योंकि अपने जिन उद्देश्यों के लिए आंकड़े एकत्र कर रहे हैं उन्हीं के लिए आंकड़े होते हैं। परंतु इस प्रणाली के कुछ दोष भी है। ये क्षेत्र सीमित क्षेत्र में काम आती है, ये अपव्यय होती है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा खर्च होता है। इसमें पक्षपात भी कर सकता है। व्यक्ति चाहे तो पूर्वाग्रसित होकर आंकड़े ले सकता है, दे सकता है। इसके जो नियम है वो भ्रामक निकलने की संभावना होती है। दूसरी जो रीति हमारे पास जो होती है अप्रत्यक्ष मौलिक अनुसंधान, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन होता है। इस रीति के अंदर समस्या की प्रत्यक्ष रूप से कि संबंध रखने वाले व्यक्ति की सूचना प्राप्त न करके बल्कि समस्या से अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित व्यक्तियों से मौलिक पूछताछ की जाती है। इसलिए इसको अप्रत्यक्ष अनुसंधान भी कहते हैं, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान भी कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जब देखिए श्रमिकों के रहन सहन के बारे में जानकारी करनी हो तो ये पूछताछ उनसे न करके श्रम संघों द्वारा की जाती है। तो एक प्रकार से डायरेक्ट न करके किसी अन्य व्यक्ति से की जाती है, साक्ष्य के रूप में होती है। इस प्रणाली के ये इसको कब करना चाहिए? जब इस रीति का प्रयोग वहाँ किया जाता है जब क्षेत्र बहुत व्यापक हो या सूचना देने वाला प्रॉपर नहीं हो। प्रत्येक सूचना देने वाले लोगों व्यक्ति का संपर्क करना संभव नहीं होता है और इसके नहीं होने का बहुत सारे कारण हो सकती हैं। उस तक हम पहुँच नहीं पाते हैं, वो उनकी अज्ञानता होती है, उनकी रुचिहीनता होती है, या जानबूझकर वह व्यक्ति डाटा देना नहीं चाहता है, तब हमें इस विधि का प्रयोग किया जाता है। तीसरा, जब इस अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान का प्रयोग करेंगे तो उसके लिए पक्षपात की आशा कम रह जाती है। इस विधि के जो गुण है इसके अंदर मितव्ययिता होती है, धन कम खर्च होगा, सरल और सुविधाजनक होती है, विस्तृत होती है, विशेषज्ञों की सीमित होती है, उसमें निष्पक्षता भी होती है। इस प्रणाली के भी कुछ दोष हैं। इस प्रकार उसके जो अशुद्ध परिणामों की संभावना होती है। जब व्यक्तिगत आंकड़े किसी अन्य व्यक्ति से लेंगे तो वो अपने हिसाब से उसको पेश करेगा तो हमें अशुद्धता का परिणाम रहेगा। साक्ष्यों के दोष होते हैं। साक्ष्य दोष होता है जो अगर उसकी लापरवाही से दे दिया, पक्षपात कर दिया, तो उस प्रकार एक ज़्यादा नहीं होती है। इसमें भी हमें सावधानी रखनी चाहिए। तीसरी विधि होती है हमारे पास सामने स्थानीय स्रोतों या संवाददाताओं से सूचना प्राप्त करना, इन्फॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्स या क्रॉसपेंडेंस होता है। इस रीति के अंतर्गत अनुसंधान द्वारा भिन्न भिन्न स्थानों पर स्थानीय व्यक्तियों या संवाददाता नियुक्त कर दिए जाते हैं। समय समय पर अपने अनुभव के आधार पर अनुमानित सूचनाएं भेजते हैं। उल्लेखनीय जैसे एक संवाददाता संकलन हो, जैसे संवाददाता सूचनाओं का संकलन के तौर तरीके रुचि निर्णय आधार पर होता है। इस रीति का प्रयोग अधिकतर समाचार पत्रों है, पत्रिकाओं और आकाशवाणी द्वारा किया जाता है। ये रीति ऐसे जांच विषयों के लिए उपयुक्त होती है जो उसमें शुद्धता की कम आवश्यकता होती है। इस प्रणाली की गुण, ये जब क्षेत्र बहुत व्यापक हो, इसमें मितव्ययिता होती है, इसके कुछ दोष भी, शुद्धता और मौलिकता की कमी होती है, इसमें एकरूपता का अभाव होता है, इसमें अन्य अभिमत निष्कर्ष होता है, अविलंबपूर्ण रीति होती है। इस रीति को सावधानी से करना चाहिए। चौथी जो हमारी विधि है उसमें सूचकों द्वारा प्रश्नावली या भरवाकर सूचना प्राप्त करना। इस रीति का प्रयोग डाक प्रश्नावली प्रणाली भी कह सकते हैं। इस रीति के अंतर्गत सर्वप्रथम अनुसंधान जांच से संबंधित प्रश्नों की एक सूची या प्रश्नावली तैयार करता है। फिर एक एक प्रति सूचकों के पास डाक से भिजवा दी जाती है, जो उसके उत्तर भरकर निश्चित समय अवधि में उसको वापस लौटानी होती है। प्रश्नावली के साथ साथ एक अनुरोध पत्र भी दिया जाता है जिसमें सूचना एकत्रित करने वाला बताता है कि मैं ये डाटा बताने का के साथ साथ सूचना को भी आश्वासन देता है कि उसकी सूचनाएं पूर्णतः गुप्त रखी जाएगी, इससे अन्य को नहीं बताई जाएगी और सूचना का उद्देश्य भी बताया जाता है। इस स्थिति के अंदर जो होता है
जो संबंधी सावधानियां हैं, इस रीति का प्रयोग सरल है परंतु उसके फिर सावधान रहना चाहिए। सूचना देने वाले व्यक्ति का सहयोग प्राप्त करने के लिए पहले उसे जांच कर उद्देश्य लेना चाहिए कि जांच के उद्देश्य आदि के बारे में स्पष्ट कर देना चाहिए हम क्यों कर रहे हैं। दूसरा, प्रश्नावली के निम्नलिखित गुण होने चाहिए, जैसे प्रश्नावली प्रश्न मधुर भाषा में हो, सरल हो, स्पष्ट हो, प्रश्न दो अर्थों वाले नहीं हो, प्रश्नों की संख्या कम हो, प्रश्नों की रचना इस प्रकार होनी चाहिए जिनका उत्तर हाँ या ना में दिया जा सके, प्रश्न ऐसे हो जिनकी सत्यता की जांच, आड़ी जांच या प्रति जांच हो सके, प्रश्न शंका विरोध उत्पन्न करने वाले न हो, इस प्रकार के प्रश्न होने चाहिए। इसके अंदर जो मौखिक जो गुण है इस प्रश्नावली सूचक द्वारा प्रश्नावली भरवा कर प्राप्त करने का, इसमें मौलिकता होती है, मितव्यता होती है और विस्तृत क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रणाली के भी कुछ दोष हैं। ये सीमित व्याप्ता होती है, बहुत सीमित व्यक्तियों तक भेज सकते हैं, ज़्यादा नहीं भेज सकते हैं। अपर्याप्त और अपूर्ण सूचनाएँ होती हैं। इसमें जो पर्याप्त मतलब कुछ लोग ऐसे ही आ गया ठीक है उसको भर के भेजना है, औपचारिक समझ कर उसको भेज देते हैं या खाली भेज देते हैं, तो इसमें पर्याप्त जानकारी नहीं मिलती है, या उटपटांग ढंग से अपने जवाब दे देते हैं तो उसमें अटपटा रहता है। इसमें कमी क्योंकि कई बार ऐसा होता है सूचक जानबूझकर सही बात छुपा देते हैं, गलत भेज देते हैं, तो इसमें भी और दो अर्थी वाली भाषा प्रयोग स्पष्ट लिख देते हैं तो प्रॉपर नहीं होते हैं। जांच प्रति का अभाव होता है, उसमें अपन जांच नहीं कर सकते सही है या गलत, क्रॉस चेकिंग नहीं हो सकती है, अव्यवहारिकता भी होती है। अंतिम जो हमारी प्रगणकों द्वारा अनुसूचियाँ भरवाकर, प्रगणकों द्वारा अनुसूचियाँ भरवाती एक प्रकार की प्रश्नावली ही होती है। प्रश्नावली और अनुसूचियों में अंतर अपन ये कह सकते हैं, प्रश्नावली प्रश्नों की एक ऐसी सूची होती है जिसके अंदर एक उत्तर स्वयं देता है, उत्तर भर देता है। इसके विपरीत जो अनुसूची एक ऐसा प्रपत्र फॉर्म होता है जिसकी पूर्ति प्रगणक खुद करता है। मतलब होती तो प्रश्नावली होती है जो प्रगणक खुद भरता है, उससे पूछ के भाई आपका नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, आपकी एजुकेशन क्या है, क्या काम करते हो, आपका आय स्तर क्या है वगैरह वगैरह, एक तो खुद भरता है और ये अपन जो पूछने वाला जो भी गणक होता है, संगणक होता है, वो भरता है, उसको अनुसूची कहेंगे। दूसरा, प्रश्नावली में उत्तरों की संख्या की लिखते हैं, अनुसूची में ऐसा होना आवश्यक नहीं है, वो मौखिक भी पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।